नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड हमने हिंदी साहित्य को बहुत ही अच्छे से कवर करने की कोशिश किया अपने अलग-अलग वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य को हमने 2 अलग-अलग थ्योरीज में बात किया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे उपन्यास हो जाएँगे, हिंदी में महत्वपूर्ण पुरस्कार जो होते हैं जैसे कि साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये सब हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट रचनाओं पर जो पुरस्कार मिले हैं, उन रचनाओं को हम अलग-अलग वीडियो के माध्यम से कवर किया था बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो आप लोगों के लिए होगी अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो। और आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस बार के एग्जाम में। तो उसी के साथ आज का हमारा जो है हिंदी साहित्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करेंगे इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछली जितनी भी वीडियो मैंने हिंदी साहित्य से आपको कराया हूँ उन सभी वीडियो को कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब आपका हिंदी साहित्य टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हम हिंदी साहित्य को न कर कर अब फोकस हम हिंदी व्याकरण पर फोकस करेंगे। अलग-अलग टॉपिकों पर अलग-अलग जो है वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का व्याकरण भी कवर कर दिया जाए साथ ही साथ, क्योंकि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती में। उसी के साथ हिंदी साहित्य का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर पहला है कि रश्मि रथी का नायक कौन है, वो आपको बताना है कि रश्मि रथी का नायक कौन है इसमें से, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर पहला का विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही होगा तो वो आपको बताना है। विकल्प जो है महाभारत से ही रिलेटेड है, ये रश्मि रथी की रचना हुई है और कर्ण जो है इसके नायक थे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी राज रासो किस काल से की रचना है। मैंने थ्योरी वाले पार्ट में ये कराया हुआ हूँ। किस काल की रचना है तो आदिकाल की रचना है, चंद्रवरदाई इसके रचयिता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, अल्लाह के रचयिता का नाम बताइए। आपको बताना है कि अल्लाह के रचयिता कौन है। ये भी आदिकाल से ही संबंधित रचना है। मैंने जब थ्योरी वाला पार्ट कराया था तो उसमें डिटेल में इसको कवर किया हूं, तो जाकर हमारे थ्योरी वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। जगनिक जो है अल्लाह के रचयिता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, साकेत की किसके रचयिता है वो आपको बताना है। साकेत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है और उसके रचयिता कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए वाला मैथिली शरण गुप्त। हमने जब थ्योरी वाला पार्ट कराए थे तो उसमें अलग अलग लेखक जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और वो किस किस पत्रिका को संपादन किए उसकी भी चर्चा हम थ्योरी वाले पार्ट में कर चुके हैं। तो वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप थ्योरी वाली वीडियो देखेंगे तो उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा हिंदी साहित्य से रिलेटेड। ए वाला ऑप्शन चौथा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां पर। इसमें गलत युग्म चुनना है आपको, इसमें से कौन सा गलत युग्म है। अभी हमने साकेत मैथिली शरण गुप्त ये तो सही है, कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद सही है, रंगभूमि जो है महादेवी वर्मा का ना होकर ये जो है गलत हो जाएगा, ये प्रेमचंद्र जी का है। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, गलत युग्म आपको बताना था, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये है पंक्ति है, इसके लेखक कौन है इस पंक्ति के वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6वां का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा ये रहीम दास की है। 6वां का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। 7वां मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी कराया हूँ, 2 मैंने थ्योरी की पार्ट कराया हूँ, उस थ्योरी वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है वो इसमें से आपको चुनकर बताना है कि वैदेही वनवास के लेखक। इंपोर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 7वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8वां का कि हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो अगर हिंदी का स्वर्ण युग की बात करें तो वो भक्ति काल को कहा जाता है। बी वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 कि हिंदी साहित्य का
आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है वो आपको बताना है। मैंने जब थ्योरी वाला पार्ट करा था तो उसमें आपको हर अलग-अलग जैसे कि जितने भी हिंदी साहित्य को 4 भागों में बाँटा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उसमें हम काल के सन भी आपको साथ ही साथ कराया था, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो 1900 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल माना जाता है और इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएँ भी रचित हुई है, तो थ्योरी वाले पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें डिटेल में कवर किया हूँ। प्रश्न नंबर 10वां आदिकाल को जय काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है वो आपको बताना है। आदिकाल को जय काल माने आदिकाल के अलग-अलग नाम से जाना जाता है, अलग-अलग जो लेखक थे उनका अलग-अलग नाम रखे हैं आदिकाल को, तो उसकी भी चर्चा हम थ्योरी वाले पार्ट में किए हैं। प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल जो रसाल जी हैं, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं वो आपको बताना है। रामचरितमानस में प्रश्न नंबर 11 का 7 कांड है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, ये है लंका कांड, तो ये जितने भी कांड है ये 7 कांड है रामचरितमानस में, तुलसीदास इसके रचयिता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 चंद बरदाई का मूल नाम माना जाता था, चंद बरदाई का मूल नाम माना जाता था, क्या नाम माना जाता था वो आपको बताना है। तो बलिध्याय जो थे वो मूल नाम था, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पंक्ति है, इस पंक्ति से रिलेटेड आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 का 12 वर्ष को कुकुर जीवे, अरुण 13 लव जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस उक्त पंक्ति जो है आदिकाल की ग्रंथ की शोभा बढ़ाता है। इस पंक्ति के रचनाइता कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण लेखक है परमाल रासो जी इसके रचयिता हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, आदिकाल से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 14 करा कि हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ कहाँ से माना जाता है। नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ जो है कहाँ से माना जाता है, विकल्प आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो राउरबेल रोड़ा जो था वहां से इसके माना जाता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की हिंदी साहित्य की आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, या संक्रमण काल आदिकाल को किसने कहा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा राम खिलावन पांडे जी हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 15 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 है कि राजा भोज के दरबारी कवि मुंज को किस इतिहासकार ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो मुंज को किस इतिहासकार ने हिंदी का प्रथम कवि माना है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है वो आपको बताना है कि तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है। तो रामचरितमानस से ही रिलेटेड ज्यादा रचनाएं किए हैं, तो राम का ही वर्णन करेंगे, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि इसमें से कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, कबीर दास जी हैं इसमें से फेमस, सी वाला विकल्प जो है निर्गुण भक्ति साक्ष्य भाव के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है वो आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है उसकी जो है ये कृति की नायिका है, ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बेले से खूब बुंदेले हर बेले के मुख से हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति के रचयिता कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन महादेवी वर्मा दिख रहा है, आगे और भी ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। इसके रचयिता की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पंक्ति है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के कौन रचयिता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी, ए वाला विकल्प जो है 21 का सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, मधुशाला के लेखक कौन है वो आपको बताना है। इसका भी विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला बच्चन, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला जो है के लेखक हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि कठिन काव्य का प्रेत किससे प्रेत हैं या किस कवि के लिए कहा गया है वो आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत जब पूछे तो केशव दास, और कठिन गद्य का प्रेत जब पूछे तो अज्ञेय जी को जाया जाता है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन राकेश। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। 24 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 25 प्रश्न की काहे री लननी तू कुमहलनी तेरे ही मान सरोवर पानी, ये पंक्ति है। हालांकि पंक्ति याद दिया हो कि काहे री ललनी तू कुमहलनी के किस कवि ने लिखा है वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और इस पंक्ति के रचयिता कबीर दास जी हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26। अगर आप कहेंगे तो पंक्तियों से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसकी कवि की कौन कौन सी पंक्ति जो है फेमस है एग्जाम में बनते हैं, उसकी वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26। गबन के रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा उपन्यास है, किनका है तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, ध्यान रखिएगा। 26 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27। उसने कहा था क्या है, उसने कहा था क्या है उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है कि खंड काव्य है वो आपको इसमें से प्रश्न नंबर 27 का विकल्प जो हो जाएगा कहानी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। द्विवेदी युग इन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। जय भारत के रचनाकार कौन है तो वो है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है वो आपको बताना है कि किसका इन्होंने उपदेश अपने समाज सुधारक के अंतर्गत नहीं दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 29 का विकल्प जो हो जाएगा स्त्री पुरुष की समानता का जो है इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 30। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कौन से वर्ग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जब आदिकाल मतलब पुराने समय में किन को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था वो आपको बताना है। तो ब्राह्मणों को दिया जाता था, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हमने पुरस्कार से रिलेटेड चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे साहित्य अकादमिक पुरस्कार हो, चाहे व्यास सम्मान हो, हिंदी से रिलेटेड हिंदी के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को मिला हुआ है सबकी रचनाओं को और किस किस सन में मिला है उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन लेखक और रचना बस सिर्फ महत्वपूर्ण है, वो चर्चा हमने कर चुका हूँ थ्योरी वाले पार्ट में। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा अगर आप हिंदी साहित्य को मजबूत करना चाहते हैं तो। महादेवी वर्मा की जो है रचना कौन थी तो वो 31 का हमारा विकल्प जो यामा जो है सही हो जाएगा। सही, यामा के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है महादेवी वर्मा को। आगे चलते हैं। 4 ही ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाओं में मिला है। फिर उसके बाद 84 के बाद जो है ये रचनाएं 1884 के बाद ये संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी पद्मावत और इसकी भाषा पूछा है कि कौन सी भाषा में ये रचित है। 32 का विकल्प हमारा अवधि हो जाएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार देखिए यहीं आ गया। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको थोड़ा छोटा कर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर उसको विकल्प आपको दिखाते हैं। चलिए। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। इस पंक्ति के लेखक कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां जी हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। आदिकालीन जैन साहित्य का अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है। तो आदिकालीन जैन साहित्य का अन्य नाम क्या है तो वो नाम हो जाता है श्रास साहित्य, उसको कहते हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट 36वां प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, किसकी रचना है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा ए वाला, रत्नावली जो है रत्नावला जी की ही है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। मंगलसूत्र हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39, 9 नाथों में किसकी गणना नहीं होती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुपर टेट में तो ये बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। गोरखनाथ की नहीं होती है, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 39 का। और हमने हिंदी साहित्य में जितने भी भक्ति आंदोलन के संप्रदाय थे और उसके प्रवर्तक थे उसकी भी जो है हम पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य वाले टॉपिक में, तो वो जाकर वीडियो जरूर देखिएगा हिंदी साहित्य वाला। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। कबीर दास जी हैं, बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए ये प्रश्न। अच्छा सरल था। प्रश्न नंबर 41, कबीर दास भक्ति काल की किस धारा से संबंधित है। इसकी भी चर्चा किया हूं कि भक्ति काल को कितने पार्ट में बांटा जाता है। अब इसमें से जो है कबीर दास की बात करें तो किस काल में आते हैं, तो वो संत काव्य धारा के अंतर्गत आए हैं, जैसे रैदास हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे, कबीर दास हो जाएंगे, तो ये संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो है कवि थे। राम काव्य धारा के तुलसीदास आ जाएंगे। कृष्ण काव्य धारा की जो है अगर हम बात करें तो सूरदास, रसखान, रहीमदास, ये मीराबाई, ये लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 42, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी। बादशाह शाहजहां, अब शाहजहां किसने दिया था, शाहजहां ने किस कवि को दिया था, तो प्रश्न नंबर 42 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा सुंदर दास जी को दिया गया था, डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं वो आपको बताना है, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कवि आते हैं, विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत, ए वाला विकल्प 43 का कबीर दास जी। आगे चलते हैं, संत काव्य भी कह सकते हैं और ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत भी कह सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि हमने ज्ञानाश्रय शाखा बात किया था ना, ज्ञानाश्रय शाखा और उसके ऊपर था कबीरदास भक्ति काल की किस काव्य धारा के कवि थे, तो संत काव्य धारा और ज्ञानाश्रय शाखा, ठीक है, सही ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न नंबर 44, जयशंकर प्रसाद नामक महाकाव्य के लेखक कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा भट्ट केदार, भट्टे केदार जो थे, केदार भट्ट या भट्टे केदार कहा जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 से। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 45 का मैथिली शरणगुप्त से रिलेटेड कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो द्विवेदी युग से संबंधित है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्न में से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है वो आपको बताना है, निबंधकार के रूप में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कौन सा विकल्प, तो विद्यानिवासन मिश्र जी थे, ए वाला विकल्प जो है 46 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है वो आपको बताना है, कल्पलता। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये कल्पलता, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प हमारा जो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49, मैला आचरण किसका उपन्यास है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 49 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपन्यास से अलग से हम वीडियो बनाया हूं कि उपन्यास कौन कौन से हैं और उसके लेखक कौन कौन से हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 50 का, तो छोटा जादूगर जो है प्रेमचंद का नहीं है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य से रिलेटेड। अब हम हिंदी साहित्य के कोई भी वीडियो नहीं लेकर आऊंगा, अब हम हिंदी व्याकरण पर फोकस किया जाएगा, एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।